वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। हमारे साथ स्टूडियोज़ में नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर नदीम जान तजियाकार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमें मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी अब से कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। सहर कामरान साहिबा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ख़ित्ते की ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? अगर हम सिफारती लिहाज से भी बात करें, पॉलिटिकल लिहाज से भी बात करें, तमाम सियासी जमातें इस वक्त हमें एक पेज पर नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ है वो हमारी नेशनल यूनिटी है, जो कि पार्लियामेंट में भी डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। और इसके अलावा भी हमने ये देखा कि बड़ा पोलराइज सोसाइटी थी हमारी, हम यही डिस्कस करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई तो तमाम इख्तलाफात, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ रख के जो है सब लोग एक जो है ज़ुबान होकर, एक ज़ुबान होकर पाकिस्तान के लिए जो है एक यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और यही यूनिटी जो है अफ़वाज पाकिस्तान को भी स्ट्रेंथ देती है। और जहाँ तक कि आप सिफारती ताल्लुकात की बात कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली आपको तुर्की से एक वाज़े पाकिस्तान के लिए सपोर्ट नज़र आ रही है। इसी तरीके से चाइना की सपोर्ट है, इसी तरीके से ईरान भी कोशिश कर रहा है मीडिएशन की, अज़रबैजान है, फिर सऊदी अरेबिया के भी जो है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया पहुँचे हैं। तो ये कि एक कोशिश हो रही है डी एस्केलेशन की। लेकिन जो असल चीज़ है, हमें आज की इन्वायरमेंट देखनी है कि आज की इन्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान ने जो एक जुनून था नरेंद्र मोदी का, जंगी जुनून, उसको काउंटर करने के लिए बड़ी तहम्मुल से जो है का मुज़ाहरा किया। ये भी पेशकश की कि आप जो है इंडिपेंडेंट तहकीकात करा लें, लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना सिर्फ पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में अटैक किया गया, सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हुई, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि ठीक है ये हुआ, हमने उनके राफेल तैयारे गिरा दिए। अब जो प्रॉब्लम ये है कि वो जो तैयारे उनके गिर गए हैं वो इंटरनेशनली कंफर्म हो गए हैं। ये एक एम्बेरसमेंट है इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, उसी को मिटाने के लिए ये ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी हमें दो पहलुओं पे गौर करना होगा। आया ये एम्बेरसमेंट मिटाने के लिए है, आया ये पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए है, या आया ये पाकिस्तान के ये डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए है? मतलब हमें इसके अंदर उनकी हर पहलू पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये टाइम भी विजिलेंस का, यकीनन हमारी अफवाज पाकिस्तान इस सिलसिले में काफ़ी विजिलेंट भी होगी और अपनी स्ट्रेटजीज़ भी जो है वो तैयार कर रही होगी। असल कामयाबी ये है कि वो ड्रोन्स जो उन्होंने भेजे, वो ड्रोन्स जो है हमने सारे मार गिराए। तो जब ये खबर आ रही है ना कि ड्रोन गिर गए, ड्रोन गिर नहीं गए, ड्रोन मार गिराए गए। ये पाकिस्तान ने पहले उनके राफेल तैयारे मार गिराए। मैं पार्लियामेंट में बात कर रही थी, नेशनल असेंबली में, तो मैंने कहा कि हम इसलिए फ़िक्रमंद नहीं है कि उनके राफेल तैयारे जब हमारी सरहदों के करीब आते हैं तो उनका नेविगेटिंग सिस्टम जो है मुंजमद हो जाता है। जब गिर गए, मैंने कहा नहीं, ये कहना चाहिए था कि जब उनके राफेल तैयारे हमारी सरहदों का रुख करते हैं तो वो फट जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, वो सिंदूर का जो तंदूर बन जाता है। तो अब मसला है कि ये उनको अपनी आवाम के सामने कैसे स्टैंड करना है। ये चीज़ है जो उनको प्रोवोक कर रही है कि वो कभी ड्रोन भेजें। बहरहाल आई बिलीव कि एक मेजर्ड रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर जाएगा। बिल्कुल। हमारी डिस्कशन के दौरान हमें सीनियर एंकर और तजियाकार आसमा शराजी ने भी ज्वाइन किया है। आसमा साहिबा, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। जिस तरह अभी बात करी थी कि ड्रोन अटैक्स, आपकी नज़र में इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान को प्रोवोक करना इसका मकसद है, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 5 तैयारे मार गिराए, शर्मिंदगी है, इसको मिटाने के लिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं? बहुत शुक्रिया अनम। देखिए, अब तक हिंदुस्तान ने जितनी भी स्ट्रेटजीज़ इख्तियार की हैं, और हम बहुत अरसे से, बहुत दिनों से ये टर्म भी और इस तरह से इसको कह भी रहे हैं कि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है, फिर उन्होंने आबी जारियत का जो इस्तेमाल किया है, फिर इसी तरह से उन्होंने उस आबी जारियत के अंदर भी चनाब का और जेलम का पानी रोका, फिर एकदम से छोड़ा, फिर आपने देखा नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ काम किए। उनको ये पता है कि जो जंग की जो बॉर्डर की जंग है, जो कन्वेंशनल वॉर है, उसमें हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि महज नारा है कि वो नहीं जीत सकता, प्रैक्टिकली ये हुआ है। ये देखिए, जो रफाल तैयारा, जो ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, तो उसी में इसको रफाल भी हम कहते हैं क्योंकि वो बोलते इस तरह से। तो रफाल तैयारा हो या फिर इसके साथ साथ आपके जो दीगर उनके SU तैयारे हैं, MiG 29, ये 5 तैयारे जो
पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, इसने पूरी दुनिया के अंदर थरथल्ली मचा दी है। आज मैं भी पढ़ी थी कंपनी जो है बनाने बिल्कुल, और आज अभी मैं वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल पढ़ रही थी जिसमें कि उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात कही है कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर जो है उसको बरतरी हासिल है, वो हिंदुस्तान से किसी तौर भी कम नहीं है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि एस्केलेट होना चाहिए सिचुएशन को, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान ने अब ये जो ड्रोन्स का है, ये भी बड़ी दिलचस्प इसकी भी थेरी है जो उन्होंने इस्तेमाल, एक तो एक खौफ हरास पैदा करने के लिए, पैनिक करने के लिए उन्होंने किया, और ये मिनिएचर जिसे कहते हैं ड्रोन, ये उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसकी एक और भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, ये इजराइली साख के ये तमाम ड्रोन्स हैं जो तकरीबन 25 तो मार गिराए हैं पाकिस्तान ने, मैं ख्याल है इससे ज़्यादा उन्होंने फायर किए थे पाकिस्तान के ऊपर के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करने के लिए भेजे थे। उसके टारगेट्स क्या थे, लेकिन इनके टारगेट्स जो है इसमें खास करके ये जो मिनिएचर जो अभी तक मैंने पढ़ा है, इसके ऊपर तकरीबन कोई 4 से 5 किलो का मवाद वो उठाए हुए बारूद और जो है वो लोड करके लेके आ सकते हैं। तो एक तो इसका पैनिक, इसका मतलब फैलाना था जो पाकिस्तान ने मार गिराया। ऑफ कोर्स ये लेकिन क्या पैनिक है, आवाम तो नहीं डरी, आवाम तो उस जगह पहुंच रही है जहां पे गिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी चैनल्स जो है ना वो बंद इसलिए किए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर कि वो लोगों को देख ना सकें कि पाकिस्तान का अवाम डर खौफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका डर खौफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ये एक और स्ट्रेटजी है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हमारे ट्विटर, हमारे यूट्यूब, आपका भी चैनल, हम न्यूज़ का चैनल बंद किया, इवन ट्विटर भी, मेरा तो ट्विटर भी बंद कर दिया। मगर कहने का मकसद ये कि ये वो स्ट्रेटजी है जो कि हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, वो रफाल की सूरत में हो, वो इन ड्रोन्स की सूरत में हो, और फिर झूठ ये है कि अभी तक ये हमें सबूत वहाँ से नज़र नहीं आते जो दावा हिंदुस्तान कर रहा है कि तकरीबन 15 पाकिस्तान ने मुख्तलिफ उनके जो शहर है उनको टारगेट किया है। अगर वो टारगेट किया है तो हमें अभी तक उसके सबूत हमारे पास, यही तो बात है, हम तो पहलगाम के प्रूफ अभी तक ढूंढते फिर रहे हैं कि पहलगाम जिसको जवाब बनाया। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह हम ऑफ एयर भी अभी बात कर रहे थे कि जंगों वाले ममालिक की हमने हालत देखी है, जंग ज़दा ममालिक देखे हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं, और पाकिस्तान इसमें पहल करना भी नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने कहा कि हमें खून खराबा नहीं करना। भारत है जो पाकिस्तान को जंग की तरफ मुसलसल धकेले जा रहा है, और अब ये देखें ड्रोन अटैक्स, ये तो प्रोवोक करने वाली बात है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो रिस्पांस रहा है वो बड़ा कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्टॉप रहा है। कोई सिविलियन कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई हमारी तरफ से, उनकी तरफ से बेशुमार रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, इसका फिर रद्द-ए-अमल दुनिया में देखें, ये सिर्फ एक बैटल फील्ड नहीं होती, इसकी मीडिया फील्ड एक है, मॉरल फील्ड दूसरी है, डिप्लोमेटिक फील्ड तीसरी है, ह्यूमन राइट्स से होती है। इन चारों को अगर हम देखें तो इसमें इंडिया के ऊपर हमें एज हासिल है, वो आपको नज़र आ रहा है साफ मीडिया के एनालिसिस से भी, इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर जो हमारी आउटरीच है, हमारी स्टेट लेवल पे भी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी रही है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हम जैसे लोगों ने भी जिसके कॉन्टेक्स्ट थे इंटरनेशनली उनको हमने सेंसिटाइज किया, और रिस्पांस यही आ रहा है कि एग्रेसर को हम कंडेम करते हैं। आपका रिस्पांस बड़ा कैलकुलेटेड है, रेजिस्टेंस की दोनों तरफ वो गुजारिश बार बार कर रहे हैं जो हमने शो की है और शो कर रहे हैं, और इंडिया को वो पजीराई नहीं मिल सकी अपनी आवाम की तरफ से भी जो उनको एक्सपेक्टेड थी। और ये जो अभी आप फरमा रहे थे कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं, ये एक इमेज रिडेम्पशन स्ट्रेटेजी है, उनकी इमेज ख़राब हो रहा है इसी वारफेयर से जो उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है, तो वो रिडेम्पशन के लिए वो बार बार कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, जिसका उनको जवाब भी मिल रहा है और उनको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब, अब पाकिस्तान के पास इस सारी सिचुएशन में ऑप्शंस क्या क्या हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है? अमेरिका ने तो सालिसी की पेशकश की है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमारे सामने है, अमेरिका का इसमें रोल होना क्या चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई अमेरिका का ऐसा रोल निकलेगा कि हम कहें कि अमेरिका जो है कोई रोल। देखिए, भारत सालसी तब तक नहीं मानेगा जब तक मोदी को कोई फतह का जश्न नहीं मिलेगा। वो कल से खामोश हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू तो किया, और शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि आज की रात बहुत अहम है, लेकिन कल सारा दिन उनका ट्विटर भी खामोश रहा और उन्होंने बात भी नहीं की। इसका मतलब है कि वो कल जो 6 और 7 की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उससे वो कोई इनकैश नहीं कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक मोदी की कोई अपर हैंड नहीं होगा वो दुनिया में किसी से जाके ये सालिसी मानेगा या दुनिया में किसी की सालिसी मानेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी अमेरिका का कोई सालसी का रोल उसमें से निकलेगा। अमेरिका की सालसी तभी निकलेगी जब भारत उसको सालसी करने के लिए कहेगा कि अच्छा आप सालसी करें, तो वो फिर पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि अब मैं सालिस हूँ।
तो इसलिए मुझे भी ये लगता है कि हमें कैलकुलेटेड रिस्पांस यही है कि जैसे ड्रोन्स उन्होंने स्पाई भेजे हैं, ये हमारे पास भी हैं, हम भी इस तरह के 15, 20, 25 ड्रोन्स भेज दें। लेकिन अब इसके जवाब में गजनी या अब्दाली चलाएं या इसी तरह के ड्रोन्स भेज दिए जाएं। मेरे ख्याल में इसी तरह के ड्रोन्स उनको भी भेज दिए जाएं, वो हमारी तरफ से स्पाई करें, उनकी एयरफील्ड में वो मारें, कहीं गिरें, कोई जिस तरह का हमारे यहाँ एक न्यूसेंस पैदा हुई है, क्योंकि ये कोई ऐसे बहुत ज़्यादा तबाही फैलाने वाले ड्रोन्स तो नहीं हैं। जहाँ गिरे हैं वहाँ भी कोई इतनी तबाही तो नहीं हुई है। आप देख लें कहीं कोई दीवार डैमेज हुई है, कुछ हुआ है, छोटे ड्रोन हैं, ज़्यादा काम इनका स्पाइंग का है। 40 थोड़ा सा ये इन्होंने साथ वो मवाद कन्वेंशनल वेपन भी होता है इनके पास। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब वो कैरी किया, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ठीक है कि इनको एक बहुत महंगे मिसाइल से मारना भी कोई ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है, और इनको जैम करके गिराना या इनको कन्वेंशनल वेपन से जब ये नीचे आ जाएं तो शूट डाउन करना। जो आज जो फायरिंग की आवाज़ें लाहौर में सुनी गई हैं वो ये ड्रोन फायरिंग से गिराने की बात है। तो वो इनको क्योंकि ये नीचे आ जाएं तो फिर इनको फायरिंग से गन से शूट किया जाए। मेरे ख्याल में इनके जवाब में एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल चलाना, मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली शायद एयरफोर्स ने देखा कि वो इतनी कोई अच्छी कामयाब हिकमत अमली नहीं होगी। तो ये कोई अनमैन्ड छोटे किलर ड्रोन्स जो हैं, ये स्पाई ड्रोन्स हैं, तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि ये जहाँ गिरते हैं बहुत तबाही पैदा कर देते हैं। वरना पाकिस्तान में आज 31 के करीब हमने इस तरह कुछ जैम करके कोई शूट करके गिराए हैं, तो कोई इतनी बड़ी तबाही तो 31 ड्रोन से नहीं हो गई ना। वरना 31 ड्रोन्स गिरे हों तो वो बड़े ड्रोन्स हों तो काफ़ी तबाही हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इसका कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स इसी किस्म के ड्रोन्स इंडिया में भेज दिए जाएं, और वो भी हमारे 25-30 इसी तरह के, उनकी भी यही स्ट्रेटजी होगी। वो जवाब में मिसाइल नहीं चलाएंगे क्योंकि मिसाइल बहुत कॉस्टली होगा, वो भी इनको इसी तरह जैम करके गिराने की कोशिश करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगेगा कि इस एक किलर ड्रोन के पीछे वो अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल करें और फिर वो ट्रेस भी हो जाए, जैसे हमें है कि वो ट्रेस हो जाता है और उनको पता लग जाता है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि वो ये ट्रांसमिट कर रहा होता है सिग्नल्स बैक भी। तो मेरे ख्याल में ये एक वॉरफेयर है, इसको जज्बात से नहीं होश से और समझदारी से लड़ना है, और समझदारी का ही मुजाहरा किया। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब पसे पर्दा मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, अजीत डोवल वो भी राब्ते कर रहे हैं, मार्को रूबियो से उनके राब्ता हुआ है, लेकिन इस वक्त भारत का मूड क्या नज़र आ रहा है? वो मज़ीद इस खित्ते में कशीदगी फैलाएगा या फिर पाकिस्तान की जो फ़ौजी जो कैपेबिलिटी है वो भी उनके सामने है? हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ये हमने बड़ा वाज़े तौर पर उनको बता दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो कोई अभी मौका नहीं है कि अभी हम किसी किस्म का कोई बैक चैनल चले। अभी तो इंडिया ने जारी बात है जो हमला किया है, पाकिस्तान ने अपना स्कोर सेटल करना है। और ये जो ड्रोन के हवाले से बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ मुजम्मिल सरवरती साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया है कि आप इसको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हिट नहीं करते। ये गन वेपन सिस्टम है, हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए नहीं है, ये कभी ऐसे हुआ नहीं है। ये जितने भी हमारी एक विजिबल मेमोरी है पिछले कुछ सालों की। कमर चीमा साहब, आपका पॉइंट यहीं से हम कंटिन्यू कर, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ओके जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप अभी बात हम कर रहे थे यूनिटी के हवाले से। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें एक पेज पर हैं, तो ऐसे में क्या अभी APC बुलाई जानी चाहिए या बुलाई जा सकती है? जी, सबसे बड़ा असासा जो जंग में होती है वो आपकी नेशनल यूनिटी, जज्बा और आर्मी के साथ आपकी सपोर्ट, और वही फ्यूल करती है आपके वारफेयर को। तो अभी जो जज्बा है उसको हमने न सिर्फ इंटेक करना है बल्कि बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल में अगर एक इंक्लूसिव APC कॉल कर दी जाए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हो और वो एक नैरेटिव की तरफ जाए, एक नेशनल एक नैरेटिव जिस पे सब एग्री कर ले, वो नैरेटिव पर कोई उसमें से इख्तिलाफ नहीं करेगा। तो जो अभी सोशल मीडिया पे कुछ डिफरेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं वो भी नहीं होंगी सर, ये वन पेज पे होंगे। दूसरी ये कि उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी ले लें, अपनी मॉडलिटीज़ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल उस पर वो ले लें और कंसेंसस डेवलप कर लें। उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन कॉल की जाए जो रेटिफाई कर ले उन डिसीजंस को, और फिर आप एक कौम होके वन फोर्स आप लड़ सकते हैं, आप फतह आपकी होगी।
तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट कोर्स इसको कंसिडर करना चाहिए। सहर कामरान साहब, आप एग्री करती हैं? देखिए बिल्कुल, जो है जैसे आप देखें जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो उसके बाद आपकी देखिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेक्शन भी हुआ था और पूरी जो है वो कौम एक आवाज़ थी। हालांकि उस वक्त हमारे जो है कुछ मेंबरान के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ शिकों के ऊपर, लेकिन एक हुआ था। एक और बात, क्योंकि नैरेटिव की बात हुई तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया को अप्रिशिएट ना करूँ। इस वक्त नैरेटिव की जंग जो है कम से कम वो जो है वो नरेंद्र मोदी और उसका भारत हार चुका है, क्योंकि उन्होंने जितनी कोशिश की थी कि जो है पैनिक फैलाया जाए, गलत फहमियाँ फैलाई जाएँ, अपने जो है वो चीज़ों को एक गलत ट्विस्ट दिया जाए, तो अब सबको बिल्कुल क्लैरिटी है और नैरेटिव की जंग वो हार चुका है। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी का असल इशू क्या है। उसको हर चुनाव से पहले अपने लिए कोई रास्ता तलाश करना है। बिहार इलेक्शन के लिए उसे पता है कि अगर ये हार गया तो 2029 में फिर जो है वो कोई आगे मेरे लिए कोई स्कोप नहीं है। पहले इसने 2019 के अंदर कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील की, गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिए, डेमोग्राफी चेंज की, लेकिन इसको कोई जो है उसके अंदर कामयाबी नहीं मिली। अब ये चीज़ उसको बॉदर कर रही है, तो ही इज़ ट्राइंग के जी अपने जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको कैसे वो अट्रैक्ट करें, अपनी जो है और जो डोमेस्टिक है उसके जो पब्लिक है उनको किस तरह से अट्रैक्ट करें। तो जो मुजम्मिल साहब ने बिल्कुल सही बात की थी कि वो अपने लिए किसी किस्म की विक्ट्री ढूंढ रहा है। अब ये कहना है कि जी मैंने ये कर दिया, तो हकाइक तो नहीं बदलेंगे। पहले तो उसको ये जवाब देना है अपनी पब्लिक को कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। फिर उसको ये यही तो बात है, यहाँ वहाँ पे ये सवाल उठ रहे थे जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान पे डायरेक्ट ही आपने इल्ज़ाम लगा दिया, तो वहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा आसमा साहिबा, ये जो एक तो APC वाली बात पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है, और दूसरा ये कि आप पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किस तरह से मजीद करना पड़ेगा, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं एक दूसरे के आमने सामने, एक तो बिल्कुल एक में तो इंसानियत है ही नहीं, तो पाकिस्तान का रोल क्या इसमें होना चाहिए? देखिए पहला एक तो चूँकि एक मीडिया वॉरफेयर है और इसी के ये एक जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता था, अब इसको एक नई टर्मिनोलॉजी है इसके लिए कि जंग से पहले खास करके एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ मीडिया को जो है वो अटैच किया जाता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने इस फ्रंट के ऊपर इसलिए फतह हासिल की है क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। कल से जो है वो एक्स खोल दिया गया है विच इज़ वेरी गुड, उसकी वजह से हम अपनी वीडियोस भी अपलोड कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए अता तारड़ साहब को भी और DG ISPR को भी कि वो लम्हा बलम्हा कोशिश हर तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये कभी ना लोग समझ पाते अगर ये इसमें झूठ होता, ये चूंकि सच है, चीज़ें ठीक सच है तो लोगों को समझ आ रही है। और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो आपको पता है उनका तो काम का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो इसको देख रहे हैं, वो इसको समझ रहे हैं, और जब भी वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार जो है वो एडिटोरियल लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी मिली है। ठीक है, वो 1 रफाल तैयारा कह रहे हैं पूरी दुनिया, हम 3 रफाल तैयारे कह रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये एक रियलिटी है, कहीं ना कहीं पे तो लोगों को पता चल जाता है कि सच क्या है। तो लेकिन जो आपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात की, मेरा ख्याल है अभी मैं किसी को ट्वीट देख रही थी कि वज़ीर ख़ारजा साहब एक दिन में मेरा ख्याल है 40 कॉल्स ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को संभालने के लिए मेरा ख्याल है 1 से 2 लोग होने चाहिए। अता तारड़ साहब के साथ भी और फॉरेन मीडिया के हिसाब से भी मैं बिलावल साहब का देख रही थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त, हालांकि वो इसको किसी सरकारी पोजीशन पे नहीं है मगर वो अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बोल रहे हैं। होना क्या चाहिए इसमें मेरा ख्याल है जो यूनिटी की बात है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, क्विकली बिल्कुल इसमें कहूँगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए पहले आपको ग्राउंड बनाना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब के बगैर आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर है कि वो एक्सेप्टेबल वो नहीं होगी। और अगर उनको आपने बुलाना है तो वो कहेंगे कि आप अगर वो कोई उसमें बार्गेन करना चाहें या डील करना चाहें, पाकिस्तान की रियासत इस वक्त उस पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि भाई हम ये करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो इसलिए वो रिलक्टेंट है कि नहीं बुला रहे, लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ज़रूर बुलाना चाहिए, ज़रूर आपको करना चाहिए और एक महंगी जो है उसको क्रिएट करनी चाहिए। मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना है, लास्ट कमेंट ऐड करूंगी। आई थिंक इस वक्त एक हाई लेवल जो है एक डेलीगेशन बनाना चाहिए जो कि जाए कैपिटल्स में, इंटरेक्ट करे, इंगेज करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी डिप्लोमेसी प्रोएक्टिव हो। राइट, मुजम्मिल साहब आपका कमेंट, पाकिस्तान को इस वक्त करना क्या चाहिए, APC बुलानी चाहिए और इंटरनेशनली कम्युनिटी को किस तरह से आपकी नज़र में इंगेज करना चाहिए?
मेरा नहीं ख्याल एपीसी की कोई ज़रूरत है। जब सेनेट और कौमी असम्बली में सब पार्टीज़ यकजुबान हैं, वहाँ करारदादें हो गई हैं, सेनेट और कौमी असम्बली में हमने अपनी बिल जो है डिस्प्ले कर दी है, तो फिर एपीसी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब एपीसी तो आप तब बुलाएं जब पार्लियामेंट में चीज़ें ना हो रही हों। और जब 2014 में आप एपीसी की बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान में, तो तब तो पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हुए थे और वो कौमी असम्बली में आ नहीं रहे थे, तो इसलिए वो उस वक्त एपीसी की ज़रूरत थी। आज पीटीआई की लीडरशिप कौमी असम्बली सेनेट दोनों जगह मौजूद है, उन्होंने करारदादों को वोट डाले हैं भारत के ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो अब एपीसी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बेजा कंट्रोवर्सीज़ नहीं पालनी चाहिए इस वक्त, ऐसी जिससे यूनिटी को नुकसान पहुँचे और कोई ऐसा मैसेज आए कि यूनिटी नहीं है। हमारे दोनों हाउसेस से यूनिटी का मैसेज क्या है, मुश्तरका करारदादें हैं, दैट इज़ एनफ। अब इसके बाद हमें इससे आगे चलना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए हैं, आज भी हाई पावर्ड मीटिंग है, गवर्नमेंट और को मैंडेट हासिल है पार्लियामान से कि वो फुल रिएक्शन दे सकते हैं और फ़ौज इसके लिए तैयार है। मेरे ख्याल में अब यूनिटी के चैप्टर को ज़रा पीछे वो हो गया है। अब रोज़ हम यूनिटी की तलाश में नहीं पाकिस्तान निकल पड़ेगा कि हर रोज़ एक नई यूनिटी पैदा करने की कोशिश की, दैट हैज़ बिन डिस्प्लेड और वो अपनी जगह मौजूद है। अब रोज़ उसकी बात नहीं की जा सकती। अब आगे चलना चाहिए कि हमें जो इस वक्त क्राइसिस है या जो इस वक्त सिचुएशन है उससे कैसे निपटना है, और वो निपटना पाकिस्तान की अफवाज ने और हुकूमत ने है। उनके लिए उन्हें पार्लियामान से मैंडेट मिल चुका है और वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। और जो सफारती लिहाज से मैंने आपसे पूछा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान किस तरह से इंगेज कर सकता है मजीद? जी बिल्कुल, उसके लिए यकीनन एक रोबस्ट किस्म की में एक्टिविटी करनी चाहिए। सिर्फ हमने माजी में पार्लिमानी वफूद भेजे हैं, लेकिन चूँकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को डिप्लोमेसी का इतना तजर्बा नहीं होता, इनको डिप्लोमेसी के नॉर्म्स नहीं आते, इनका डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो माजी के पार्लिमानी वफूद जो हैं वो इतने, हमने कई दफ़ा भेजे हैं, वो इतने प्रोडक्टिव नहीं हुए। हमें डिप्लोमेसी के लिए ट्रेन डिप्लोमेट्स की ज़रूरत है और उन ट्रेन डिप्लोमेट्स के ज़रिए ही हमें डिप्लोमेसी का काम लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत ट्रेन डिप्लोमेट्स हैं। हमारे जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं उन्होंने हालिया दिनों में अच्छा काम किया है, और जगह हम एम्बेसडर्स का एक ग्रुप भी, एक्स एम्बेसडर्स का, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज़ का, और ऐसे लोग जिन्होंने डिप्लोमेसी में सर्व किया है, जो मुख्तलिफ ममालिक में सर्व करके वहाँ के ममालिक में उनकी कनेक्टिविटी है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए बिल्कुल काम होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका, सेनेटर सहर कामरान साहिब आपका, मैडम आसमा आपका, और डॉक्टर नदीम जान आप भी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कमर चीमा भी मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।